हेलो स्टूडेंट्स, आज की हमारी क्लास है बीएड फर्स्ट ईयर पेपर C4 पाठ्यक्रम से पार भाषा। और इसके आज यूनिट 2 हम स्टार्ट करने वाले हैं। और इससे पहले जो यूनिट 1 थी वो आज कंप्लीट हो चुकी है और आई होप वो आप सबको समझ में आई होगी। तो आज की इस ऑनलाइन क्लास में मैं ऋचा जोशी आप सभी का ओम कोठारी परिवार की तरफ से हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है पाठ्यक्रम से पार भाषा में वो है भाषा विकास की आवश्यकता और भाषा सीखने के सिद्धांत। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि जो भाषा के विकास है उसकी आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है, क्यों भाषा का विकास होना चाहिए एक बालक के, और एक जो परिपक्व व्यक्ति होता है उसके जीवन में भाषा की क्या स्थिति है और किस तरीके से उसका विकास होना आवश्यक है। और दूसरा फिर हम देखेंगे कि जो भाषा सीखने के प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से हैं। तो आइए चलिए हम शुरुआत करते हैं। फर्स्ट है भाषा विकास की आवश्यकता। मानव के लिए जिस प्रकार से भोजन, पानी और सांस लेना आवश्यक है, ठीक उसी प्रकार से बोलना तथा भाषा का अर्जन एवं उसका विकास भी आवश्यक है। अगर हम हमारे जो मानव जीवन की बात है उसको करें तो हम देखते हैं कि जितना ज़्यादा ज़रूरी हमारे लिए खाना पीना और सांस लेना आवश्यक है, क्योंकि जो हम ये 3 काम बता रहे हैं, खाना पीना और सांस लेना, तो ये तो मनुष्य भी करता है और जानवर भी करता है। तो फिर उन दोनों के मध्य अंतर क्या है? वो जो अंतर है वो भाषा से ही पनपता है। और अगर नहीं भाषा होता या भाषा का कोई भी अवस्था हमारे मध्य मौजूद नहीं होती तो शायद हमारा जीवन भी उन्हीं के समान कहीं उलझ गया होता या उसी तरीके से हम एक निरर्थक जीवन को व्यतीत कर रहे होते। तो ठीक उसी प्रकार से जो बालक है उसकी ये भी आवश्यकता है कि वो धीरे धीरे बोले और उसका भाषा का अर्जन सीख जाए, क्योंकि जो भाषा है वो हमारे जीवन में सिर्फ विचारों की संवाहिका ही नहीं होती, यानी कि विचारों का ही संवहन नहीं करती, बल्कि हमारी जो सभ्यता है, संस्कृति है, कला कौशल है, इसका भी हमें परिचय करवाती है। और जितने भी विषय लिखे गए हैं आज तक उनका जो प्रकाशन हुआ है वो किसी न किसी भाषा के माध्यम से हुआ है। और लिखित रूप से भाषा इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है कि कोई भी जो विचार हैं वो हमारे अधिक समय तक संरक्षित रह सकते हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो पठन पाठन में हमारे विचार हैं उनको व्यक्त करने की जो सक्षमता है वो भाषा के माध्यम से ही आती है। बालक का जो क्रम विकास के माध्यम से लड़खड़ा कर चलना सीख जाता है और फिर उसी प्रकार से तुतला कर बोलना भी सीख जाता है। तो जो बच्चे होते हैं वो धीरे धीरे लड़ना सीखते हैं, क्योंकि जो बच्चों का विकास होता है वो क्रमिक होता है। क्रमिक से मतलब है कि जो विकास की अवस्था होती है बालक की वो सिर से पैर की दिशा में होती है। सबसे पहले उसका सिर विकसित होता है और क्रमिक विकास यानी कि धीरे धीरे होता है। ऐसा नहीं है कि एक दिन उसका एक हाथ बढ़ गया, दूसरे दिन उसका दूसरा हाथ बढ़ेगा, तो इस तरीके से नहीं होता। ये क्रमिक और धीमा विकास होता है, धीरे धीरे होता है, दिखाई नहीं देता और विकास होता जाता है। उसका मानसिक विकास, शारीरिक विकास और जो अन्य विकास हैं वो सब एक साथ चलते हैं, वर्तुलाकार अवस्था में चलते हैं। और इस तरीके से जैसे जैसे वो चलना सीखता है वैसे वैसे वो धीरे धीरे तुतला कर बोलना भी सीख जाता है। एडवर्ड सापियर जो एक भाषा शिक्षाविद है, उन्होंने कहा था कि जिस तरीके से चलना स्वयं में एक मूल प्रवृत्ति ना होकर एक कायिक क्रिया है, यानी कि मूल प्रवृत्ति नहीं होती चलना। मूल प्रवृत्ति क्या होती है? हमारी जो आवश्यकताएं हैं वो है खाना पीना, सोना और रिप्रोड्यूस करना, तो ये हमारी मूल प्रवृत्ति है। तो इसके अलावा जो चीज़ें हैं तो उसमें ये जो चलना है ये एक मूल प्रवृत्ति नहीं है, बल्कि एक हमारे शरीर के द्वारा की जाने वाली क्रिया है, नैसर्गिक एवं स्वाभाविक कार्य भी है। ये हमारा एक आवश्यक काम है और हम स्वाभाविक तौर पर इसको करने लग जाते हैं। जबकि बोलना नैसर्गिक प्रवृत्ति रहित और बोलना इतना आवश्यक नहीं है जितना कि चलना, लेकिन ये भी कैसा है? नैसर्गिक प्रवृत्ति रहित, यानी कि इसकी कोई प्रवृत्ति नहीं होती। ये एक तरीके से अर्जित किया जाता है जो हम हमारे आसपास के वातावरण से अर्जित करते हैं। और सांस्कृतिक व्यापार कहा जाता है, यानी कि हम हमारी संस्कृति का व्यापार यानी कि आदान प्रदान करते हैं। तो एडवर्ड सापियर ने इसकी एक परिभाषा दी थी। और इसके बाद हम देखेंगे भावों को बोलकर ही व्यक्त किया जा सकता है।
हम हमारे जो भी चीज़ें हैं, हमारे मन में जो भी उद्गार हैं, उनको हम बोलने के माध्यम से प्रकट कर सकते हैं। भाषा ही मानव को समाज में प्रतिष्ठित करती है और भाषा ही हमें इस योग्य बनाती है कि हम अपने जीवन के सुख दुख, हर्ष विमर्श, भय और क्रोध आदि भावों को दूसरों के समक्ष प्रस्तुत करने में सक्षम हो सकते हैं। तो भाषा हमें इस लायक बनाती है कि हम अपने विचारों को प्रकट करें और जो दूसरे व्यक्ति हैं उनके विचारों को सोचे समझे और अपने जीवन में ग्रहण कर सकें। भाषा केवल हमारे विचारों की समाहिका ही नहीं होती, बल्कि जो हमारी प्राचीन सभ्यता, संस्कृति और कला कौशल के परिचायिका भी होती है। यानी कि हर तरीके से जो भाषा है वो हमारे जो जीवन है उसको आगे बढ़ाने का काम करती है। जो हमारी प्राचीन सभ्यताएं हैं उनसे हमारा परिचय करवाती है, कला और कौशल भी सिखाती है, क्योंकि कुछ भी चीज़ सीखें हम, लेकिन उसके लिए आवश्यकता हमें भाषा की ही पड़ती है। तो आई होप आपको ये वाली चीज़ क्लियर होगी कि जो भाषा के विकास की आवश्यकता क्यों है। क्योंकि जो भाषा का विकास का जो माध्यम है, जो हमारे मनोभाव हैं, वो हम नाप तोल कर अगर अभिव्यक्त करते हैं तो हम जो निरर्थक बातें हैं उनसे दूर रहते हैं। यानी कि हम अच्छी अभिव्यक्ति कर सकते हैं। और हमारी जो अभिव्यक्ति है वो कैसी होनी चाहिए, वो सरल होनी चाहिए, दूसरों को समझ में आए ऐसी होनी चाहिए, ओजपूर्ण होनी चाहिए, मधुर होनी चाहिए और उसमें कोई सार्थक बात होनी चाहिए। दिन भर बोलने वाला व्यक्ति भी ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता। और अगर आपकी अभिव्यक्ति अच्छी नहीं होती तो जो सामने वाला मनुष्य हो उस पर भी कोई ज़्यादा प्रभाव उसका नहीं पड़ता। और फिर है भाषा सीखने के सिद्धांत। तो जो ये भाषा सीखने के सिद्धांत हैं, अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे और इसमें यहाँ पर 9 सिद्धांत है। आप एक बार इसको देखिए और 2 मिनट पढ़िए कि आपको भाषा विकास की जो आवश्यकता है वो थोड़ी समझ में आए। अब हम आगे बढ़ते हैं भाषा सीखने के सिद्धांत में। पहला है रुचि का सिद्धांत। रुचि का सिद्धांत का मतलब है कि हमारी उसमें रुचि होनी चाहिए, इंटरेस्ट होनी चाहिए। सामान्य रूप से जो बालक होता है उसकी जो भी विधा होती है, यानी कि जिस भी चीज़ को जानता है, सीखना चाहता है और रुचि रखता है तो उसको वो जल्दी से सीख जाता है। जैसे कि एक बालक है और उसकी कविता पाठ में रुचि नहीं है, यानी कि उसको कविताएं पढ़ना बिल्कुल पसंद नहीं है। अब जो शिक्षक उसको कविताएं पढ़ाएगा और उसको प्रयास करेगा तो वो जो प्रयास हैं शिक्षक के वो निरर्थक सिद्ध हो जाएंगे। अगर इसके विपरीत आप देखें कि कोई जो बालक है उसके घर परिवार में अलग अलग तरीके सांस्कृतिक एवं वैवाहिक अवसर पर जो गाने गाए जाते हैं, लोकगीत गाए जाते हैं, जैसे कि हम गाते हैं बन्ना बन्नी गाते हैं और बहुत सारे तरीके के जो गीत गाते हैं, लोकगीत गाते हैं, वो जो बालक है वो सीख जाता है। क्यों सीख जाता है? क्योंकि उसको भी उस समय वहाँ पर रुचि आ रही होती है, उसको अच्छा लगता है, सब जने गा रहे हैं तो मैं भी गाऊँ, भजन है, वो सीख जाता है बालक। तो इसलिए सर्वप्रथम जो शिक्षक का कर्तव्य होता है वो क्या होता है कि भाषा के जो शिक्षण है उसको जो ज्ञान देना है उसके पहले सिखाने से पहले, शुरू करने से पहले बालकों में पहले उसकी रुचि विकसित की जाए। जब ये रुचि एक शिक्षक द्वारा बालक में विकसित की जाएगी तो वो उस चीज़ को सरलता और तीव्रता से सीख जाएगा। इस प्रकार जब बालक सीखेगा तो जो उसमें सीखने का सिद्धांत है, यानी कि उस रुचि लेकर सीखा है उसने, तो वो चीज़ उसके अधिक समय तक दिमाग में रहेगी, वो उसको भूलेगा भी नहीं और वो स्थायी रूप से उसको माइंड में उसके फिक्स हो जाएगा और उसको याद हो जाएगा। दूसरा है इसमें सरल से कठिन की ओर का सिद्धांत। तो जो भाषा शिक्षण होता है उसको सिखाने में हमें सदैव ये याद रखना चाहिए कि बालक को जो पहले हम सिखाएं वो सरल तथ्य सिखाएं, यानी कि जो इजी मटेरियल है हम उसको पहले सिखाएं, जिससे छात्र में क्या होगा, एक तो आत्मविश्वास जागृत होगा और दूसरा जो भाषा के तत्व हैं, अलग अलग विभिन्न तत्व जिनके बारे में हम अपने पूर्व कक्षा में पढ़ चुके हैं, उनके प्रति भी जो रुचि है वो उत्पन्न होगी। जैसे कि व्याकरण है, अलंकार हैं, वाक्य किसे कहते हैं, तो ये जो भाषा के विभिन्न अंग और उसके जो तत्व हैं उसके प्रति रुचि जागृत होगी।
इसके विपरीत अगर आप बालक को पहले कठिन चीज़ें सिखाएंगे तो वो सीखेगा ही नहीं, और अगर वो नहीं सीखेगा तो उसमें अरुचि उत्पन्न हो जाएगी, यानी कि उसकी पढ़ने की इच्छा वहीं पर ही खत्म हो जाएगी। इससे क्या होगा कि जो बालक के विकास की जो प्रक्रिया है, जिससे कि बच्चे का भाषा का विकास होता है, वो अवरुद्ध हो जाएगी। इसलिए भाषाई ज्ञानार्जन हम जब बालक को कराएं तो सदैव हमें किस सूत्र को फॉलो करना चाहिए कि हम बालक को सरल से कठिन की ओर ले जाएं, यानी कि जो बालक जानता है, जिन चीज़ों को समझता है, उनसे शुरुआत करें और हम आगे आगे उसको और चीज़ें सिखाते जाएं। तो जो इससे बालक का सीखने का सिद्धांत है वो बना रहेगा, रुचि बनी रहेगी और वो सीख भी जाएगा। अगर आपने शुरू में ही उसको कोई कठिन विषय वस्तु दे दी तो वो उसको सीखने में सक्षम नहीं हो पाता। फिर है सामान्य से विशिष्ट की ओर का सिद्धांत। तो इसके अंतर्गत बालकों को सबसे पहले तथ्यों का ज्ञान करवाया जाता है। आप इस बात को ध्यान रखिए, जब हम सामान्य से विशिष्ट प्रक्रिया की ओर चलते हैं तो सबसे पहले हम तथ्यों का ज्ञान कराते हैं जो कि हमारे आसपास के परिवेश में पाए जाते हैं और उपयोगी भी सिद्ध होते हैं। जैसे कि हम अगर कक्षा परिवेश की बात करें तो हम बालक को टेबल, कुर्सी, शिक्षक और बैग, पेन, लेखनी, इन चीज़ों का ज्ञान करवाएंगे। और अगर हम दैनिक जीवन की बात करें तो जैसे कि दूध, घी, सब्जी, फल, रंग, मौसम आदि का ज्ञान करवाएंगे। और इसके बाद हम बालकों को जो भाषा के व्याकरण होती है उसका और विशिष्ट तथ्यों का ज्ञान करवाएंगे। यानी कि पहले हम सामान्य चीज़ों का, सामान्य तथ्यों का ज्ञान करवाएंगे और धीरे धीरे हम व्याकरण और विशिष्ट तथ्यों का ज्ञान कराएंगे। क्योंकि जो विशिष्ट तथ्य होते हैं उनको हम सामान्य तथ्यों को पहले सीखने की आवश्यकता होती है, जब हम विशिष्ट तथ्यों को सीखने में उनकी सहायता ले सकते हैं। और छात्र इनको पहले ही सीख चुके होते हैं तो जो भाषा का विकास हम करते हैं तो वो शीघ्र विकास होता है और जो बालक है उनको आराम से अनुकरण भी उसका कर सकते हैं और सीख सकते हैं। क्योंकि आप बालक को पहले, अगर सपोज कीजिए छोटा बच्चा है और आप उसको सिखाने लग गए कि इससे संज्ञा कहते हैं, बेटा ये टेबल कुर्सी है, इससे संज्ञा कहते हैं, तो वो नहीं समझेगा। पहले आपने बालक को सिखाया कि ये टेबल है, ये कुर्सी है और बहुत सारी चीज़ें हैं, और धीरे धीरे जब वो बालक देखेगा कि ये जो सारी चीज़ें हम छू सकते हैं ये सब संज्ञा होती है, तो उसको समझ में आ जाएगा कि हाँ ये सब चीज़ें संज्ञा हैं। शुरू में अगर आपने उसको संज्ञा सिखा दी तो उसको समझ में नहीं आएगा कि ये संज्ञा किस तरीके से मैं उसको समझूं या बताऊं। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि बालक को सामान्य चीज़ें सिखाई जाए, फिर सामान्य चीज़ों से जोड़ते हुए हम उनको विशिष्ट चीज़ें सिखाएं। फिर है सामाजिकता का सिद्धांत। बालकों में सामाजिक कार्यक्रमों में जो भाग लेने की प्रवृत्ति जितनी अधिक होती है, यानी कि बालक सामाजिक कार्यक्रमों में लोगों से जितना ज़्यादा जुड़ते हैं तो उनकी जो भाषा की विकास की प्रक्रिया है वो उतनी ही तेज हो जाती है। जो सामाजिक कार्यक्रमों में भाग लेने के कारण जब बालक अपने विचारों को व्यक्त करता है तथा दूसरों के विचारों को श्रवण करता है तो ये विचार का जो आदान प्रदान होता है ये बालक के विकास में सहायक होता है। दूसरा, अगर हम देखते हैं कि हम किसी से बात कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे हैं, तो वहाँ पे हम लिखित और मौखिक दोनों तरह की अभिव्यक्ति करते हैं, इससे भी हमारा भाषा का विकास होता है। इस प्रकार जो भाषा के कौशल हैं वो बालकों में स्वाभाविक रूप से होते हैं, और जो सामाजिक कार्य में जब बालक रुचि लेता है तो वो कहीं ना कहीं उस भाषा को सीखने का मार्ग प्रशस्त करता है। तो ये था सामाजिकता का सिद्धांत, यानी कि अगर हम समाज से आसपास से जुड़ जाते हैं तो हमारे विचारों का आदान प्रदान की प्रक्रिया है वो थोड़ी तेज हो जाती है, और विचारों का जब विनिमय होता है तो हम उसको समाज से जब जोड़ते हैं तो हम अधिक तरीके से, अच्छी तरीके से अभिव्यक्ति कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है विचारों के आदान प्रदान का सिद्धांत। तो सामान्य रूप से जब छात्र विद्यालय, परिवार, समाज और जो विचार होता है उन इन सब जगह अपना विचारों का आदान प्रदान करता है, अनेक प्रकार के जो साहित्य हैं वो पढ़ता है, नए नए शब्द सीखता है, तो धीरे धीरे क्या होता है उसके भाषा के ज्ञान में वृद्धि हो जाती है। इसलिए जो शिक्षक होता है उसको हमेशा बालकों को मोटिवेट करना चाहिए, उनके विचारों को सुनना चाहिए और अधिक से अधिक जो बालक है उनको भी बोलने के अवसर देने चाहिए।
इससे बालक में एक तो आत्मविश्वास बढ़ता है और दूसरा वे वाक्य की जो संरचना होती है यानी कि वाक्य का जो निर्माण है उसको कैसे करना है उसको भी सीख जाते हैं। तो इस सिद्धांत में क्या होता है कि जो बालक हैं वो दूसरे के विचारों को सुनते हैं और धीरे धीरे वो श्रवण कौशल में निपुण हो जाते हैं और जब वो अभिव्यक्त करते हैं तो वो अभिव्यक्ति के कौशल में भी निपुण हो जाते हैं। फिर है 6 नंबर पे बहुभाषिकता का सिद्धांत। तो बहुभाषिकता का जो सिद्धांत है, जैसे कि जो छात्र का मन है और एक से अधिक भाषाओं को जब हम जानते हैं उसे हम बहुभाषिकता कहते हैं। तो जब भी हम हमारे मन के उद्गार हैं, विद्वेष हैं, कोई भी भावना है जिसको कि हम प्रकट करना चाहते हैं तो वो उसकी जो उपयोगिता है वो उस समय अधिक बढ़ जाती है जब हम अपनी मातृभाषा में उसको करते हैं। जैसे कि कोई छात्र है वो अन्य भाषा सीखना भी चाहता है तो जो पहली भाषा है वो उसे कहीं ना कहीं दूसरी भाषा सीखने के लिए प्रेरणा प्रदान करती है। और हर भाषा क्या होती है, एक दूसरे से संबंधित होती है। जैसे कि हिंदी भाषा को देखें तो इसमें उर्दू और अंग्रेजी के शब्दों का भी प्रयोग होता है। इसलिए बहुभाषिकता को अगर हम अपनाते हैं तो हम एक से अधिक भाषाओं को सीखने के लिए प्रेरित भी होते हैं और बच्चों को प्रेरित कर भी सकते हैं। तो जो बहुभाषिकता है वो कहीं ना कहीं हमारी जो भाषा का विकास है और उसका विनिमय है उसमें प्रभाव डालती है और उसकी कहीं ना कहीं मदद करती है बालकों को अन्य भाषा सिखाने के लिए। फिर है बहुभाषिकता के बाद क्रियाशीलता का सिद्धांत। भाषाई ज्ञान का जो अर्जन होता है इसमें अन्य जो विषय हैं उसकी भांति क्रियाशीलता इसमें भी पाई जाती है और स्वाभाविक रूप से इसको हम स्वीकार भी करते हैं कि भाषा भी क्रियाशील चीज़ है। और हम देखते हैं कि जो प्राथमिक स्तर तक बालक होता है वो थोड़ा चंचल होता है और अधिक से अधिक काम करना चाहता है, यानी कि हम कहते हैं कि वो टिक कर नहीं बैठ सकते या शांत चित्त से नहीं पढ़ते। तो जो ऐसे बालक होते हैं उनको शांत रखने के लिए विभिन्न विभिन्न प्रकार के जो हम क्रियाएं हैं, अभिक्रियाएं हैं वो करवा सकते हैं। और इसलिए शिक्षक को क्या करना चाहिए, शिक्षक को ऐसा करना चाहिए कि हम उससे संबंधित कोई खेल बना दें और उन बालकों को उसी में व्यस्त रखें। प्रतियोगिता रख सकते हैं, जैसे फ्लैश कार्ड देखो और बताओ, इस तरीके से जो चीज़ें हैं आप वो कह सकते हैं। और इस तरीके से जब हम छात्रों को पढ़ाएंगे तो वो कैसा शिक्षण होगा, वो सरल भी होगा और प्रभावी भी होगा और भाषाई तथ्यों का जो अर्जन है वो भी किया जा सकेगा। यानी कि बालक को आपको क्रियाशील रखना है, बालक को सिखाते रहना है और बालक के सिखाने के साथ साथ बालकों को उस तरीके से मोटिवेट भी करना है कि वो अधिक सीखें। फिर है अभिव्यक्ति का सिद्धांत। तो बालक सदैव जो होता है वो कहीं ना कहीं अभिव्यक्ति करने के अवसर तो चाहता है, लेकिन जनरली क्या होता है कि बालकों को सबके सामने जाना है, यानी कि हम सब जानते हैं कि कहीं ना कहीं में जो स्टेज पे जाके बोलना है उसका फोबिया, उसका डर सभी जनों को होता है। तो बालकों को अवसर नहीं मिलता और इस तरीके के अवसर बालकों को देने चाहिए ताकि वो बोलने का प्रयास करे, क्योंकि जितना वो बोलेगा उसको उतना ही उसका जो मन में डर है वो हटेगा। और लेकिन जब ये बालक बोलने की कोशिश करे तो उसका शब्द भंडारण पूरा अच्छा होना चाहिए, उच्चारण उसका सही होना चाहिए, प्रस्तुतिकरण की जो योग्यता है वो उसमें विकसित होगी। दूसरा, उसमें आत्मविश्वास की भावना का भी विकास होगा जो कि भाषा के विकास के लिए बहुत आवश्यक होता है। तो इस तरीके से जो बालक है उसको कहीं ना कहीं अभिव्यक्ति करने के अवसर देने चाहिए ताकि उसमें आत्मविश्वास हो और भाषा का शिक्षण का विकास भी हो सके। और इसके बाद है सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। तो जिस समाज में हम रहते हैं वहाँ पे हर अलग अलग तरह की सभ्यताएं हैं, संस्कृति हैं, रीति रिवाज हैं और जो बालक हैं वो तीव्र गति से इन भाषाई तथ्यों को अर्जन करते हैं। सांस्कृतिक भाषा में विभिन्न प्रकार के हम नृत्य, नाटक, लोकगीत इन सब का प्रयोग करते हैं जो बालकों को सीखने में ज़्यादा अच्छा लगता है। इसलिए बालकों को सदैव कार्यक्रमों में हमें भाग लेने के लिए अवसर प्रदान करने चाहिए कि वो सीख सकें। लोकगीत और लोक नाटकों के माध्यम से भी बालकों को जो भाषा के तत्व हैं वो बहुत आराम से सिखाए जा सकते हैं। तो जो आज की हमारी क्लास है उसके जो ये भाषा शिक्षण के सिद्धांत हैं ये भी समाप्त होते हैं और इसके साथ साथ हमने देखा कि भाषा विकास की आवश्यकता हमें पड़ती क्यों है। तो आई होप आपको ये जो चीज़ है ये टॉपिक समझ में आया होगा कि भाषा सीखने में सबसे पहले रुचि का सिद्धांत, दूसरा सरल से कठिन यानी कि जो जानते हैं और जो नहीं जानते उसकी तरफ जाना, सामान्य चीज़ें पहले सिखाना और विशिष्ट चीज़ें बाद में सिखाना, बालकों को फिर हम सामाजिक प्रवृत्तियों में उलझाए रखें यानी कि उनको उसी में भाग लेने के लिए प्रेरित करें
फिर है कि विचारों का आदान प्रदान करने का सिद्धांत, यानी कि हम हमारे विचार दूसरों को दें, उसके सुने। बहुभाषिकता, एक से अधिक भाषाओं को जो बच्चे हैं वो जानें। क्रियाशीलता का सिद्धांत, यानी कि बालक को हम क्रियाशील रखें, अभिव्यक्ति अपने विचारों को प्रकट कर सके। और सांस्कृतिक विकास, यानी कि हमारी जो सांस्कृतिक गतिविधियाँ होती है बालक उसमें भाग लें। तो आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा, और फिर भी इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन या क्वेरीज हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं, और ये जो स्लाइड्स हैं आपके नोट्स बनाने में काम आएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।